किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े होंगे और अपने विधा में परिपक्व हैं। मैंने पर्सनल लेवल पे एक चीज फील किया है, खास करके मेडिकल फर्टिलिटी से और इंजीनियरिंग फर्टिलिटी से जो लोग होते हैं, वो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो सामाजिक जो कैटेगरी होती है कॉलेजों में, उससे बेचारे वो दूर हो जाते हैं। और वो दूर क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का और इन सब चीजों का इतना ज्यादा दबाव होता है कि उनको लगता है, जैसे आप सबने बताया कि आप जो है राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, आप जो है कौन सा रेंजर बताया सर, तो बहुत सारी ऐसे कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आप सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने पर्सनल लेवल पे फील किया है, हम भी अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि हमारे यहाँ आईटीएन है, आईटी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एनएसएस के बारे में पता ही नहीं है। और यू कांट इमेजिन दैट कि किसी व्यक्ति का समाज से जुड़े होना इतना इंपॉर्टेंट है, जो इस एज में आने के बाद मुझे इस बात को फील होता है। क्यों फील होता है? अगर आप सपोज करें कि आप किसी बहुत अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरते हैं और कहीं दूध लेने जाते हैं, तो दुकान में आप जब दूध खरीदते हैं तो आपको उस दूध में उस दुकान से कैसे बात करना है, यह आपको समाज से जब आप जुड़े रहेंगे तभी आपको मिलेगा, आपको पैसे से वो चीजें नहीं मिलेंगी। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आप सारे यंगस्टर हैं और आप यंगस्टर अपने आप को उस बात पे प्राउड फील करिए कि आप ऐसे यंगस्टर हैं कि आप इस जनरेशन में हैं जिसके सबके पास हाथों में मोबाइल है, और उस मोबाइल को समाज के साथ जोड़ करके रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार एक उदाहरण से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, शायद आप अध्यापक लोग होंगे, आप भी इस बात को समझ पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक घटना थी मैम, जौनपुर का एक केस था, जो मैं एकदम रियल स्टोरी है, आप लोगों ने सुना होगा। जौनपुर का एक एआई इंजीनियर ने लाइव सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड कर लिया। आप सबने सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो आप गूगल पे जाके देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ढेर सारे उसके बारे में क्लिप्स उपलब्ध है। मैं उस घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं उस कंटेंट पे आऊंगा कि वो जो एआई इंजीनियर थे, वो एआई इंजीनियर 80 लाख रुपए के पैकेज पे काम कर रहे थे, और वो 80 लाख रुपए के पैकेज पे, मतलब 80 लाख रुपया सालाना वो कमा रहे थे। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो व्यक्ति 80 लाख रुपया सालाना कमा रहा है, लगभग मोटा मोटी 8-9 लाख रुपया महीना, और वो व्यक्ति बैंगलोर से जौनपुर तक 3 महीने के भीतर में 28 बार यात्रा करता है। और वो यात्रा क्यों करता है? वो सिर्फ इस बात के लिए करता है कि हम सही हैं, हम जज को इस बात को बता पाए। और वहां पर जो एक उनका जो पारिवारिक मैटर रहा होगा, जो भी है, आई विल नॉट गो टू द डिटेल, बट हम जस्ट इस बात को कहना चाहते हैं कि आप भी उसी समाज और उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज और सोसाइटी में वो व्यक्ति लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए 80 लाख रुपए खर्चा कर 28 बार आता जाता है। हमारे और आपके परिवेश के बीच का कोई व्यक्ति होता जिसके पास 50,000 रुपए महीना अगर इनकम होती है, तो जाके हाई कोर्ट से मैनेज कर लेता, जाके सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को पैसा देकर फेवर में करा लेता अपने जजमेंट। सही और गलत का पैमाना वो अलग डिस्कशन है, लेकिन मैं इस बात को पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाया कि एक व्यक्ति
जो क्लास 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक किसी कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद वो 11th 12th में फाउंडेशन किया। फाउंडेशन के साथ साथ वो बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद उसने आईआईटी क्रैक किया। आईआईटी क्रैक करने के बाद वो आईआईटी में एडमिशन लिया, और आईआईटी में एडमिशन लेते ही वो पैकेज के चक्कर में गया, और पैकेज के चक्कर में जाने के बाद जब उसको अच्छा पैकेज मिल गया, पैसा आ गया, अब उसके बाद फिर उसकी एक पारिवारिक जीवन स्टार्ट हुआ, और अल्टीमेटली वो उसी परिवार में आया, और परिवार में आने के बाद वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाया कि सोसाइटी में ऐसा भी होता। शायद वो अपने जीवन में 12th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड, या उसके जो हमारे जो जनरेशन, जो हम बतौर मैं भी पेरेंट्स हूं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी शायद बच्चों के ऊपर इस लेवल का दबाव और इस लेवल का साइकोलॉजी डेवलप करते जा रहे हैं कि उनको अगर 1 किलो आलू खरीदना है तो हम उनको नहीं भेजते। तो सोसाइटी में, समाज में हमको इंडिपेंडेंट और समाज से जुड़ करके रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बात सिर्फ यही था कि आप जिस जगह पर हैं और इस जगह पर सामाजिक जीवन से इतनी ढेर सारी चीजें हैं, जहां पर एनएसएस हो गया, वृक्षारोपण हो गया, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, महिला शिक्षा हो गई, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जिस पैरामीटर में आप सबको जुड़ करके रहना है। और आप यकीन मानिए इन सारी चीजों का और सारे कंटेंट का आपको थ्रू आउट लाइफ आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आज आपको इस बात को लग रहा होगा कि अरे हम लोग तो आए हैं पढ़ने के लिए, हमको क्रेडिट मिले, हमारा मार्क्स इतना आ जाए, हमारी चीजें इतनी आ जाए। सही मायने में कहिए तो समाज में अगर आप सामाजिक जीवन, अगर आपने सोसाइटी से रिलेटेड चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको पढ़ाई बहुत दूर की चीज होती है। और यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, और मैं जो कनेक्ट कर पा रहा हूं, जो विजुलाइज कर पा रहा हूं कि अगर मैं अभी यहाँ जितनी लड़कियां हैं उनमें से अगर हम टेस्ट करा दें तो लगभग 70% ऑफ गर्ल्स का जो है हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्यों? क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं। और वो जागरूकता आपको कैसे मिलेगी? वो जागरूकता आपको अपने आप से मिलेगी। आपको अपने आप से स्टैंड लेना है। कैसे स्टैंड लेना है? फीमेल में हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है, कोई बताएगा? या हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो किसी को पता है? चलो चाहे दूसरी बात करते हैं। ब्लड डोनेशन करते हुए कितने ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट अभी किया है आज तक? कभी भी एक भी नहीं। ब्लड डोनेशन करते हुए किसी ने किसी को देखा है? वो भी नहीं किए हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में सुना है? हाँ सुना है। कितने लोगों ने सुना है? चलिए, सुना है, अच्छी बात है, सुना है, क्योंकि हमको लगता है कि हम अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है, किसी को पता है? कोई है जो बताएगा? 12 के ऊपर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन होता क्या है ये कोई बता पाएगा? अरे नहीं, क्यों नहीं? इंटर में बहुत से बच्चों के साइंस आए होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे साइंस आर्ट्स का इससे साइंस से रिलेशन जागरूकता क्या है? बेसिक्स बात पूछ रहा हूँ। चलो अच्छा, ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है किसी ने? कितने ऐसे हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप पता है? लगभग सबको पता है। गजब। इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप में ब्लड चेक तो कभी कराया होगा, तभी पता चला होगा। एक वो बना लेते पेपर जिसमें सभी बच्चों का नाम और ब्लड। बॉडी में, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंटेंट है, जैसे आप अगर सपोज करें मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करता हूं। नींद आएगी तो हमें बता देना, मैं उसका भी दूसरा मेरे पास ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन जो ऐसा कंटेंट होता है, जैसे आपके शरीर में ब्लड है, अगर आप यहाँ कट करते हैं तो यहाँ से भी ब्लड निकलता है। अगर हमने पैर कट कर दिया वहां से भी ब्लड निकलता है। इसका मतलब कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है।
पूरे शरीर में रहता है। अब जैसे समझिए कि आप इस गेट से अंदर आए, आने के बाद आप यहां से किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, वो किसी और डिपार्टमेंट चले गए, वो किसी और डिपार्टमेंट, अलग अलग जगहों पे आप सब लोग चले गए। उसी तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें लीवर का पार्ट अलग होता है जो खाना पचाने का काम करता है। खाना पचाने में क्या होता है, हम खाना खाए, यहां से हमारे जो है एक जीआई ट्रैक बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद लिवर में गया, पेट पे गया, फिर वहां से लिवर में पचा, पचने के बाद फिर इंटेस्टाइन के रास्ते, हाथ के रास्ते वो बाहर निकल गया। एक प्रक्रिया होती है। उसी तरीके से सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग प्रक्रिया होती है। वो जल्दी सांस लिया आपने, फेफड़े में हवा गई, फेफड़ा ने उसको डीऑक्सीजनेटेड किया, ऑक्सीजनेटेड किया, ऑक्सीजन सप्लाई हुई, फिर उसके बाद वो बॉडी में अलग रास्ते से निकल गई। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं का मेन कंटेंट जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। मतलब कि हमारे ब्लड का काम होता है, सिर्फ एक काम होता है जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि शरीर में बाहर से जो ऑक्सीजन आप लेते हैं आप, वो उस ब्लड के माध्यम से हमारे अलग अलग ऑर्गन में पहुंचाने का काम करता है। आप में से चूंकि आप सारे यंगस्टर हो, मैं टीचर से भी इस चीज को कहना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा देखे होंगे आप कि बच्चे क्लास में चलते किसी को चक्कर आगे गिर गया, होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, इस तरीके के गर्ल्स कॉलेजों में अक्सर होता है कि लड़कियां खड़ी हैं, 2 घंटा खड़ी हैं और 2 घंटा खड़ी होने के बाद चक्कर आया, चक्कर आकर के गिर गया। क्या होता है चक्कर आना? अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो आप समझिए कि चक्कर आने की प्रक्रिया बस ये होती है कि हीमोग्लोबिन आपका प्रॉपर जो है ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है। मतलब ऑक्सीजन आपके ब्रेन में नहीं पहुंचा और आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए कहीं भी। फिर क्या होता है? चक्कर आया, आप गिर गए, आप देखते हैं कहीं लेटा दीजिए, तो लेट गया, तो जब लेट गया तो पैर सीधा, सर नीचे हो गया। जब सर नीचे हो गया तो इसका मतलब ब्लड की सप्लाई ब्रेन में गई, और ब्लड की सप्लाई ब्रेन में गई, तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई होता है और तुरंत वो नॉर्मल होने लगता है। आप कहते हैं ना लिटा दीजिए, लिटा दीजिए। क्यों लिटाने का मतलब होता है? क्योंकि जब लेटता है व्यक्ति तो ब्लड फ्लो ब्रेन के साइड पे जाता है, साथ में उसका ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जाने के बाद तुरंत नॉर्मल हो जाता है। तो आप समझिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कितना इंपॉर्टेंस है। और ये हीमोग्लोबिन, हमारे जो ब्लड होता है, जो लाल होता है, वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हमारे देश में आज की डेट में लड़कियों में खास करके सबसे ज्यादा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी। वो कई अलग अलग कारण से हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, बहुत सारे। लेकिन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि उसमें आपका न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से ये चीजें होती है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का मतलब कि लड़कियों को नॉर्मल से ज्यादा आयरन कंटेंट वाली चीजें लेनी है, लेकिन वो नॉर्मल से ज्यादा क्या, वो नॉर्मल भी नहीं ले पाती। और मैं फिर बताना चाहूंगा कि आपके शरीर में खून बढ़ाने के लिए आपको रोज अनार की जूस पीने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो चीजें मिलती हैं, एक नॉर्मल गुड़ होता है, सबसे ज्यादा रिच सोर्स उसमें आयरन कंटेंट का होता है, आयरन का होता है। चना मिलता है, सबसे ज्यादा आयरन रिच सब्सटेंस होता है वो। इन सब सारी चीजों को लेकर के अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, उससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा। दूसरा एक मैं परिप्रेक्ष्य चालू कर बताना चाहूंगा आपको, जो हम ब्लड डोनेशन के बारे में बता रहे हैं। आप में से किसी को ये पता है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं वो किसको दिया जाता है? किसी को पता है? कोई ये बताना चाहेगा? अगर कोई ब्लड डोनेट करता है, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लो आपने ब्लड डोनेट किया या कोई डोनेट करता है, जैसे मैंने ही डोनेट किया कि मैं 51 बार डोनेट किया हूं, तो वो ब्लड दिया किसको जाता है?
बताओ बताओ, खड़े होकर बताओ तो थोड़ा हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि सुन रहे हो मेरी बात को। ब्लड बैंक को, वेरी गुड। ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड बैंक में ब्लड जाता है। आप यकीन मानिए हमारे यहाँ बीएचयू जो है पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लड सेंटर है, जहां 50,000 यूनिट और ब्लड यूनिट्स के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, 50,000। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड सेंटर है जो हमारे पास है। अब आप सोचिए कि 50,000 यूनिट ब्लड जिसकी जरूरत हो उसके कंपोनेंट की, हमारे पास 50,000 लोग सालाना आप जैसे ब्लड डोनेट करने वाले नहीं हैं। तो अगर उतने लोग हमारे पास ब्लड डोनेट करने वाले नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग सुने होंगे कि लोग ब्लड डोनेट करने में ब्लड की जरूरत है, ब्लड बैंक में जाते हैं तो ब्लड कहते हैं कि नहीं आपके परिवार का कोई होगा डोनेट करेगा तो ही मिलेगा। ऐसा सुना है आपने? अगर ऐसा सुना है आपने कि ब्लड डोनेट करने वाले को ही मिलेगा, तो आपके मन में एक सवाल निकल करके आएगा कि जो हमने ब्लड डोनेट किया है या जो स्वेच्छा से जो लोग वॉलंटरी डोनेशन में कैंप में डोनेट करते हैं वो ब्लड किसको देते हैं, वो ब्लड किसको देते हैं, ये सवाल निकल करके आना लाजमी है। सबसे जैसे सर ने बताया मेरे एक इंट्रो में छोटे से, उसने बताया कि थैलेसीमिया के 400 बच्चों को 500 बच्चों को नियमित ब्लड आपूर्ति हो, इसकी जानकारी हो, इसकी व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हूं या नहीं हूं, यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर भी होंगे जो शायद थैलेसीमिया बीमारी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको भी ये बात बताना चाहूंगा, थैलेसीमिया के बच्चों को सबसे ज्यादा ब्लड हम लोग ब्लड प्रोवाइड करते हैं जो आप जैसे लोग डोनेट करते हैं। लेकिन चूंकि आप सारे यंगस्टर हैं और आपको जानना चाहिए कि थैलेसीमिया बीमारी है क्या और इसके बारे में क्या क्या ऐसा है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक एब्नॉर्मल बीमारी है। जेनेटिक एब्नॉर्मल बीमारी का मतलब यह होता है कि यह मां बाप से बच्चों में आता है। अब आप कहेंगे कि इसका इलाज क्या है या इसको कैसे रोका जा सकता है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि थैलेसीमिया में छोटे छोटे बच्चे, मतलब बच्चा अगर पैदा हुआ 6 महीने तक वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और 6 महीने के बाद उस बच्चे को बुखार आना चालू होगा, और जब उस बच्चे को, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होना चालू होगी, और जब उसको बुखार आना चालू होगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बेटा तुम लोग, ये शब्द तुमको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, एकदम गंभीरता से सुनना, और यह आपके जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज है। एक छोटा बच्चा जो परिवार में पैदा होता है 6 महीने तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, 6 महीने बाद उसको बुखार आना चालू होता है, और उसके बाद वो अपने किसी बगल के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको बुखार नहीं उतर रहा है, दोबारा दिखाया, ब्लड टेस्ट कराया, फिर भी उसको नहीं उतर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद होगा कि 1 महीने बाद फिर उसको इस तरह की परेशानी होगी, जब ब्लड टेस्ट कराएंगे पता चला उसका ब्लड कम हो गया। अब बताओ पेरेंट्स क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना यार इसको कहीं दूसरी जगह लेके चलते हैं। तो 2-3 महीना 4 महीना वो अपने पेरिफेरी एरिया में घूमता है, उसके बाद फिर वो जाता है हायर सेंटर में। हायर सेंटर मतलब या तो बीएचयू में आएगा या तो किसी प्राइवेट में जाएगा, किसी अच्छे फिजिशियन से मिलेगा। जब वहां मिलता है, वहां से फिर उसका बेसिक्स होता है, 10 दिन 15 दिन वो कराते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है, उसके बाद जो है वो वहां से रेफर कर देते हैं बीएचयू। हमारे पास आता है, हमारे पास जब आता है और हम उसका बाकी हिस्ट्री देखते हैं, तो हम लोग पहला चीज करते हैं कि इसका थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएंगे। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराने के लिए हम उस बच्चे का तो जांच कराते ही कराते हैं, उसके माँ बाप का भी जांच कराते हैं, और पता क्या चलता है उसके पेरेंट्स में थैलेसीमिया का जो है कंटेंट है। कंटेंट मतलब थैलेसीमिया 3 प्रकार का होता है, एक मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। थैलेसीमिया माइनर जो होता है, एक डेटा कहता है कि हमारे देश में आज के डेट में लगभग 10 से 12 करोड़ या ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास में ऐसी पॉपुलेशन है दो सफरिंग फ्रॉम द थैलेसीमिया माइनर कैटेगरी।
थैलेसीमिया माइनर कैटेगरी का मतलब यह होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन इतना रहेगा कि आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। मतलब आपका हीमोग्लोबिन 9, 10, 11 के रेंज में रहेगा, 9, 10, 11 के रेंज में हीमोग्लोबिन रहेगा और आप अपनी लाइफ सरवाइव कर लेंगे। मतलब आपको जीवन जीने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन का रेंज नॉर्मल में नहीं जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, आप जीवन जी रहे हो, आपको कोई समस्या नहीं है। दिक्कत कब है? जब आपका पार्टनर, मतलब जिससे आपकी शादी हो रही है या जिससे आपकी शादी हुई है, अगर आपका पार्टनर भी थैलेसीमिया माइनर कैटेगरी का होगा, मतलब उसका भी हीमोग्लोबिन उसी रेंज में रहता होगा, तो जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, जो बच्चा होगा, उसमें थैलेसीमिया मेजर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और थैलेसीमिया मेजर में लाइफ सर्वाइवल नहीं है, मतलब जीवन आप जी नहीं पाएंगे। मतलब वो छोटा बच्चा जो है एक समय पे आने के बाद हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाता है और ये मान लिया जाता है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, और यू कांट इमेजिन दैट टिल डेथ तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जब तक कि वो बच्चा मर न जाए। अब आप समझिए कि लगभग उसमें लगभग वो पूरे जीवन काल में लगभग 10, जब तक वो जीवन काल में, जब तक उसका जीवन होता है, तब तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती रहती है। पूरे जीवन काल में उसको ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। और आज के डेट में हमारे यहाँ थैलेसीमिया के लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं जो सफर फ्रॉम थैलेसीमिया। और आप यकीन मानिए, उन बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स मरते हैं। बच्चों का वेंटनाम लगा हुआ रहता है और वो स्कूल जाते हैं, 1 महीने रहा, 1 महीने बाद फिर उनका। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था डेवलप कर दी है क्योंकि उसके अंदर इस तरीके की एब्नॉर्मलिटी होती है उस बच्चे में कि वो बच्चा हीमोग्लोबिन बढ़ने नहीं देता है, बॉडी उसका बनता ही नहीं है। आपके शरीर में एक बोन मैरो होता है जो ब्लड बनाने का काम करता है, और उन बच्चों में वो बोन मैरो जो होता है वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहता है। मतलब उसमें ऐसा जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है कि उन बच्चों में खून बन नहीं पाता। अब आप समझिए कि ऐसे जो बच्चे हैं, जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको हर महीने में ब्लड की जरूरत है। हमारे यहाँ थैलेसीमिया के 400 बच्चे जो हैं, उनका हम लोगों ने कार्ड एक बना रखा है। वो कार्ड क्या होता है? वो कार्ड के बिहाफ पर वो ब्लड बैंक में आते हैं, कार्ड दिखाते हैं और उनको ब्लड बैंक से ब्लड मिल जाता है। कैसे मिलता है ब्लड? आप लोग जैसे लोग डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक में उपलब्धता होती है तो मिल जाता है। उन बच्चों को ब्लड हमारे यहाँ कभी भी वो आएंगे, उनको कभी डोनेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए इस बात को बताना चाहूंगा या तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया होती है जिसमें उनके ब्लड बनने की पूरी प्रक्रिया को ही चेंज कर दिया जाता है, और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वो हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है, लगभग 50 लाख रुपए उसमें खर्च होता है। लेकिन बेसिक पैरामीटर में ये होता है कि उसमें थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड चढ़ाते रहिए, वो लाइफ सर्वाइव करते रहेंगे। और एक एज आता है 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, धीरे जाते आते वो एक्सपायर कर जाते हैं वो बच्चे। लेकिन जब तक वो बच्चा जिंदा है तब तक कोई माँ बाप मरते हुए तो उसको नहीं छोड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि उन बच्चों को कैसे बचाया जाए, वो बच्चे कैसे हैं। आप यकीन मानिए, रात में बच्चे को लेकर के जब माँ आती है ना, और मुंह से खून ब्लड बाहर निकलता है, उसके आंख से ब्लड बाहर निकलता है। ऐसी सिचुएशन होती है ना कि उस बच्चे को बस 1 मिनट ब्लड चढ़ा दीजिए, वो तुरंत सर्वाइव करने लगेगा। एक माँ के नजरिए से सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता होगा कि उस दौर में उसको अगर ब्लड मिल जाता है तो कितना सर्वाइव कर जाएगा। और जब ब्लड बैंक से वो ब्लड हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसको लगता है कि ब्लड बैंक वालों ने ब्लड दे दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि वो आप जैसे वॉलंटियर जिन लोगों ने डोनेट किया है उनका ब्लड हमने उनको दिया है। दूसरा कोई उसमें कारण नहीं हो सकता। अब ये बात निकल करके आती है कि सर, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ये बात पूछता कि सर ये इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। इस बीमारी को रोकने की सरकार की स्पष्ट दिशा निर्देश है। स्पष्ट दिशा निर्देश ये है कि कम से कम अपनी स्क्रीनिंग करवाइए थैलेसीमिया की। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल अगर 9-10 से कम है
10 के आसपास में हैं, उनको अपना एक बार स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है। एक बार जो आपका ब्लड ग्रुप आ गया वो आपको टिल लाइफ, पूरे होल लाइफ में कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि उसी तरीके से जब थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग होगा वह भी आपको पूरे लाइफ में कभी नहीं बदलेगा अगर एक बार स्क्रीनिंग हो गया। अगर आपके अंदर कैरेक्टर पता चल गया कि हाँ आपके अंदर थैलेसीमिया माइनर का कैरेक्टर है तो वो कभी बदल नहीं सकता। तो हमारा कहना यह है कि आप जितने भी बच्चे हैं एक आने वाले एज में हैं, दो काम करना है आपको सोसाइटी से रिलेटेड, और आप टीचर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा है जो शादी होने वाली हो। देखिए हमारे समाज में और हमारे सोसाइटी में ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं है कि हम बायोडाटा पे मांगे कि हाँ थैलेसीमिया जांच हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आप यकीन मानिए, आप एक दिन हमारे यहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पेरेंट्स तो मर ही पा रहे ना जी पा रहे। कोई पेरेंट्स आखिरी वक्त तक भी अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता है, लेकिन वहां आने के बाद पेरेंट्स कह देते हैं कि भगवान आप बच्चे को हमारे उठा भी लेता तो हम लोग मुक्त हो जाते। तो हम ये चाहते हैं कि उस तरीके की परिस्थिति न डेवलप हो, उसके लिए क्या करना है ये हमको और आपको सोचना है। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना इतना है कि अगर की शादी होने वाली हो स्क्रीनिंग एक बार करवा लें। मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, मान लीजिए किसी की शादी हो भी गई है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको भी टेस्ट करा लें। बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल में हीमोग्लोबिन का रेंज, प्रेगनेंसी में कोई फीमेल आती है तो उसका हीमोग्लोबिन का रेंज पता रहता है जहां इतना हीमोग्लोबिन है। अगर उसका हीमोग्लोबिन लोअर साइड में है आप एक बार स्क्रीनिंग करवा लीजिए, जांच करा लीजिए। उससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि अगर हस्बैंड का भी थैलेसीमिया माइनर कैरेक्टर है और वाइफ का भी थैलेसीमिया माइनर कैरेक्टर है और अगर गर्भ में बच्चा आ भी गया है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन मेडिकल बोर्ड बना करके अगर 24 हफ्ते की भी प्रेगनेंसी होगी तो भी उस बच्चे को उसको अबॉर्ट करने का परमिशन गवर्नमेंट देती है। क्यों इसलिए देती है? क्योंकि उनका मानना है कि कोई नॉर्मल बच्चा आने से अच्छा है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो तो आपको जीवन भर आपको उसको सरवाइव करना ही करना है। तो हमारे यहाँ आज के डेट में अभी हम लोगों ने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ, ब्लॉक करके रखा हुआ मतलब ये सारे जिला अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं कि उन बच्चों को ब्लड प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि अगर बच्चों को ब्लड चढ़ाने के बाद, लगातार ब्लड चढ़ाने के बाद बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। आप देखिए नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है तो आपको लगता है अरे मौसम चेंज हो रहा है तो हमको बुखार हो गया, खांसी हो गई, और किसी बच्चे को लगातार ब्लड चढ़ रहा है हर महीने तो उसकी क्या हाल होती होगी। तो वो चीज जो है वो उन बच्चों को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमारे यहाँ कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट आते हैं जिनको ज्यादा समस्या होने लगती है। वैसे हमारे पास 400 बच्चे हैं जिनको रेगुलर हम लोग आपूर्ति करते हैं ब्लड की। ये एक बेसिक्स है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप सारे यंगस्टर हैं, आगे आने वाले समय में अपने जीवन में आप आगे आएंगे। आप इस बात को जान लेंगे तो आपके आगे आने वाला समय बेहतर रहेगा। कहा जाता है ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप कोई चीज बचाव कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, आप सोचिए हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर का सबने नाम सुना होगा, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर। आपने सिर्फ नाम सुना होगा, किसी दिन रेड जोन में 1 घंटे के लिए चले जाइए, भाग जाएंगे वहां से आप। वहां रेड जोन में जब एक्सीडेंट होता है कार और ट्रक का ना, तो चद्दर में बांध के हाथ अलग पैर अलग और शरीर अलग करके लेके आते हैं वहां पर। कटर से काट करके गाड़ी को और हाथ खींच के अलग कर देते हैं, पैर अलग रहता है और चद्दर में बांध करके और वहां से ले आकर के पहुंचा देते हैं। पता चलता है एक ही परिवार के 4-4 लोग हैं, चारों लोग एक साथ कोलेटरल डैमेज हुआ है और उठा करके लेकर के आ रहे हैं। आप या बताइए उस मौके पे उस समय पर हम उससे बोलेंगे कि तुम्हारे पास ब्लड डोनेट करने वाला कौन है? हम कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जिस पेशेंट की आइडेंटिटी हमको नहीं पता है, जिसकी आइडेंटिटी नहीं पता है हमको कि वो व्यक्ति है कौन सा, हम लोग उसमें अननोन 1 अननोन 2 करके उनकी मार्किंग करते हैं, उनको हम बोलेंगे कि ब्लड डोनेट करिए।
लेकिन आप यकीन मानिए, आप अभी एनएसएस के उसमें आप आगे स्कीम में रोड ट्रैफिक भी सीखेंगे। एक गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है तो मौके पे जो व्यक्ति अस्पताल में पहुंचा दिया, उससे अस्पताल वाला उसका नाम भी नहीं पूछ सकता, और उसका काम सिर्फ इतना था कि वह रोड एक्सीडेंट में जो वहां पे विक्टिम है उनको उठा करके ले आकर के अस्पताल में पहुंचा दिया। इस तरीके की व्यवस्थाओं के साथ अगर वो अस्पताल में पहुंचा दिया, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप सब यहाँ स्टूडेंट हैं, आप सबके जीवन में कोई न कोई परिवार में माँ बाप भाई बहन कोई न कोई ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा करीब होगा आपके। आप यकीन मानिए अगर उसको कुछ हो जाए तो आप क्या फील करें। और वैसे वैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे पास रोज आते हैं, और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो हमको भी उतनी ही पीड़ा होती है। हमको लगता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं मरता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार मर जाता है। उसका माँ बाप भाई बहन पति पत्नी जितने लोग होते हैं सबका डैमेज होता है, और थ्रू आउट पूरी लाइफ डैमेज होता है। लेकिन अगर मौके पे हम उसको 2-4-5 मिनट ब्लड दे करके उसको जिंदा कर लिए तो इससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता। बहुत सही, बहुत। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको बचा कैसे पाएंगे। सरकार की तरफ से हमने लड़ करके सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सारे ब्लड का सारा प्रोसेसिंग चार्ज फ्री हुआ है हमारे यहाँ। एक भी पैसा नहीं जमा होता है ब्लड के नाम पर। लेकिन सरकार ब्लड सप्लाई नहीं कर सकती। ब्लड तो ह्यूमन प्रोडक्ट है, वह इंसान के शरीर में से निकल करके ही दूसरे इंसान के शरीर में जाएगा। लेकिन अगर उस एक्सीडेंटल पर्सन को मौके पे अगर ब्लड हम मिल करके और उसको जान बचा लेते हैं, हो सकता है कि इसका डेटा आपके पास न पहुंचता हो, लेकिन हमको पता, हमको इस बात का सेटिस्फेक्शन रहता है कि शायद आज की डेट में हम अपने बीएचयू से बाहर निकल करके 50 किलोमीटर दूर पे 40 किलोमीटर दूर पे हम आ करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इसका मतलब कि हम उसके बारे में कुछ फील कर रहे हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश है कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि कल परसों नरसों 2 दिन बाद 2 दिन पहले 4 दिन पहले हर कोई कभी न कभी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में उस जगह से जुड़ता है, जाता है। किसी न किसी को कहीं न कहीं आपकी रोजमर्रा की जीवन ऐसे चल रही है, एक झटके में पता चला छत पर से कोई गिर गया, जाता है वहां अस्पताल में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोड ट्रैफिक होता है। रोड ट्रैफिक अगर होता है और उसको हम जान बचा लेते हैं, हमको उससे बड़ी खुशी किसी और चीज में मिलती ही नहीं। क्योंकि मैं इस बात को फील करता हूं कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो उस 50 साल के व्यक्ति का परिस्थिति सोचिए कि उसका बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके दोनों बच्चे 4 बच्चे 3 बच्चे वो पढ़ रहे होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती है, उनका पूरा परिवार एकदम अनस्टेबलाइज स्टेज में होता है। हम लोगों ने अपने कैटेगरी बना रखा है कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है उसको आईसीयू में बेड मिलने में प्राथमिकता देंगे, और अगर कोई 70 साल का है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करें। क्यों? क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमको भी लगता है कि हाँ भाई सोसाइटी में किसकी ज्यादा नीड है। कोई 88 साल का व्यक्ति है, हम लोग कोविड में कोरोना में हमने बहुत चीज को करीब से फील किया इस बात को। कोरोना में वो जो बच्चे हैं जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ता था, उनके माँ बाप आके ब्लड बैंक में रोते थे और कहते थे सर हमारा बच्चा मर जाएगा क्या, उसको ब्लड नहीं मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन जो बच्चे कैंसर जैसी बीमारी से खुद सर्वाइव कर रहे हो, उनके लिए कोरोना का किस बात का डर? वो किस बात के कोरोना से डरेंगे? लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि आप जैसे वॉलंटियर और आप जैसे लोगों की वजह से उस दौर में भी हम लोग अपार्टमेंट में घरों में जा करके 5-5 मिनट ब्लड डोनेट कराए, लेकिन बच्चों को मरने नहीं दिया। बहुत बढ़िया। हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके के जो स्पेशलाइज्ड विक्टिम हैं उनकी मदद होनी चाहिए। HIV पॉजिटिव ग्राउंड लेवल की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर गांव में किसी को HIV हो जाता है, गांव वाले उसको बाहर निकाल देते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ में। हमारे यहाँ पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा ART सेंटर है, जहां पर जितने भी पूरे आसपास के जितने 12-15 जिले हैं, 20 जिले हैं, सारे जिलों से मरीज जो है वहां से रेफर करके आते हैं हमारे पास। और हमारे यहाँ रेफर करके उस तरीके के HIV पॉजिटिव के पेशेंट आते हैं, और वो जो मरीज रेफर करके आते हैं उनके पास उनके घर वाले तक नहीं होते।
वो बेचारे पेशेंट खुद आते कहते सर हमको ब्लड दे दीजिए, एक और मर जाएंगे, क्योंकि सब कोई छोड़ चुका रहता है। उस दौर में भी हम लोग उनकी मदद करते हैं और उनको चाहते हैं कि नहीं आपका दिया हुआ ब्लड उनको प्रोवाइड किया जाए। जितने भी प्रिजनर हैं, जिला जेल के कैदी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, सरकार ने भले उनको फांसी की सजा दे दे, कोर्ट उनको अटेम्प्ट मर्डर या मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा दे दे, लेकिन अगर वो अस्पताल में आएगा तो अस्पताल में उसको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और उस तरीके के जितने भी रेफरल केस के जितने भी पेशेंट हैं वो सारे हमारे यहाँ बीएचयू में आते हैं और हम सबकी मदद करते हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतने ज्यादा स्टूडेंट हैं और वो सब हाईली मोटिवेटेड हैं जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। किसी भी कैंपस में किसी भी हॉस्टल के बाहर गाड़ी खड़ी कर दे तो हम लोग 100 यूनिट उठा के लेके चले जाते हैं। हमारा कॉलेज भी ऐसा ही है। लेकिन हमने इस चीज का बीड़ा उठाया है कि हम सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहे, हम अपनी बात को, हम अपनी चीजों को उस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के भी जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, जो चीजें हैं, वहां भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपका भी उतना ही अधिकार है इस देश पर और इस सिस्टम पर जितना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का अधिकार है। आप भी उसी तरीके के स्टूडेंट हैं, आप भी वही पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी सब कुछ वही कर रहे हैं। आपकी परिस्थितियां अनुकूल अलग हो सकती हैं कि भाई आप यहां से 30 किलोमीटर दूर वहां जाकर नहीं जा पा रहे होंगे, तो आपको भी वो सारी बातें जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काम कर रहा है तो यहां भी काम कर रहा है, दोनों जगह काम कर रहा है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि आप भी किसी चीज से अछूते न रहें। निकल रही है, उनको लड्डू खिलाना है। इसके जी सर स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से हैं, तो 2 प्रश्न हम लोग चाहेंगे। पहली चीज तो मैंने पिछली बार जब ब्लड डोनेशन की बात की थी तो डर सबसे बड़ा है कि ग्रामीण परिवेश में डर है। तो एक तो डर के बारे में सब क्लियर कर दे कि डर मतलब ब्लड डोनेशन से हो क्या जाएगा। दूसरी की बच्चे अपने को कमजोर मानते हैं, हमारा ब्लड निकल जाएगा तो हमको कुछ हो जाएगा। इन 2 बातों पे करेंगे कुछ मोटिवेट नहीं, मैं उसी पे अभी तक तो आ रहा था कि आपका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अभी मैं उस पे आ रहा हूँ कि ये कौन डोनेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जो भी हम भी एक दिशा निर्देश का पालन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि हमको डर लगता है सर हम खून दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा होता है, सबके में होता है। इवन मैं साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता हूँ जो नियमानुसार है। 1 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, उस दिन डोनेट करता हूँ, उसके बाद 1 अप्रैल को, उसके बाद 3 महीने बाद डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई को, उसके 3 महीने बाद 1 अक्टूबर होता है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे होता है। मतलब साल में मेरा 4 दिन डोनेशन होता है और एक भी दिन इधर उधर नहीं होता है। अगर मैं किसी दूसरे शहर में रहूँ तो वहां भी वही डेट में डोनेट कर देता हूँ। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतना करने के बाद भी आज भी